भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू होश में आ गई। मैं तो डर ही गई थी तुझे देखकर। माँ जी, वो माँ जी, दादाजी, दादाजी की आत्मा घर में भटक रही है। मैंने दादाजी को देखा। क्या? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और पापा जी, तिवारी काका और मेघा ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। उस बंद कमरे में दादाजी की आत्मा ही रह रही है। प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए पापा जी। ये तो क्या बोल रही है ईशिता? अरे उन सब ने तो बस तेरे कान भरे हैं, और हम तो इतने दिनों से इसी घर में रह रहे हैं। तो फिर पापा जी का भूत सिर्फ तुम्हें ही कैसे दिखा? हमें भी दिखने चाहिए थे ना वो। हाँ बहू, तुम बेवजह दूसरों की फालतू बातें सुनकर अपने मन में अजीबोगरीब ख्याल मत लाओ। ये सब असल में कुछ भी नहीं है, और ये भूत वूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। नहीं पापा जी, ये बस कहने वाली बातें हैं, लेकिन भूत सच में होते हैं। अगर किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो लोग भूत बनकर भटकते रहते हैं। हे भगवान, तू भी ना ईशिता। अरे पापा जी की मौत घर पर नहीं हुई थी, तो वो यहाँ पर कैसे भटक सकते हैं? नहीं माँ जी, जब से मैं यहाँ पर रहने आई हूँ तब से मुझे उस बंद कमरे में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर लग रही थी। कभी कभी तो आवाजें भी आती थी। इसलिए मैं कह रही हूँ माँ जी, एक काम कीजिए, आप मुझे उस बंद कमरे में लेकर चलिए, तो तभी जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे पर ठीक है बहू, अगर तुझे उस कमरे में जाना है तो तू वहां पर जा सकती है, पर उससे पहले तू दवाई खा ले। देख, बेहोशी के कारण बदन कांप रहा है तेरा, और कितनी कमजोर लग रही है तू। जाओ गीतांजलि, दवाई और दूध लेकर आओ, और वो लेने के बाद ही मैं तुम्हें उस कमरे में लेकर जाऊंगा। नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बस आप मुझे उस कमरे में फौरन लेकर चलिए। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बहू, पहले तुम्हें दवाई खानी होगी, और फिर उसके बाद तुम्हें आराम करना होगा। प्रमोद जी, आप इसके पास ही रुकिए, तब तक मैं इसके लिए दवाई और दूध लेकर आती हूँ। फिर कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार प्रमोद ईशिता को ऊपर के कमरे में लेकर ही जाता है। लो, देख लो इस कमरे को। पूरा कमरा खाली पड़ा है, और सारा का सारा सामान वैसा ही है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन पापा जी, बंद कमरे में अक्सर एक अलग ही स्मेल आती है। तो वो स्मेल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये गेस्ट हाउस है, स्टोर रूम नहीं। और हर 2 महीने के बाद हम लोग इस कमरे की अच्छे से सफाई करते हैं, इसीलिए यहाँ से कोई स्मेल नहीं आ रही। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी ईशिता के मन से दादाजी का ख्याल जाता ही नहीं, और उसे अब डरावने सपने भी आने लगते हैं। ओफो ईशिता, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? तुमने तो मुझे जला हुआ पराठा दे दिया। ओह नो, माफ करना पार्थ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक नया पराठा बनाकर लाती हूँ। बस 2 मिनट दे दो मुझे। अरे ध्यान कहाँ पर है तेरा बहू? अब तो तुझे ऊपर का कमरा भी खोल कर दिखा दिया, और इतना सब करने के बावजूद भी तू अभी तक उसी सोच में पड़ी है। अरे वो बस तेरा वहम होगा, और कुछ नहीं। हाँ बहू, अगर इतना सोचोगी तो तुम पागल हो जाओगी। नहीं पापा जी, मुझे अब भी उस कमरे के डरावने सपने आ रहे हैं। आप लोग मेरा विश्वास करो या ना करो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि दादाजी की आत्मा भटक रही है वहां पर। हमें किसी विद्वान पंडित जी से बात करनी चाहिए। शायद अब वही कुछ कर पाए। प्लीज माँ जी, पापा जी, मैं पागल नहीं हूँ, सच कह रही हूँ मैं। क्या तुम भी ईशिता? अरे कितना सोचती हो। ठीक है बहू, अगर ये करने के बाद ही तेरे मन की शांति होगी तो यही सही। मैं अभी पंडित जी से बात करती हूँ। शुक्रिया माँ जी। फिर गीतांजलि पंडित जी को बुलाती है, और घर में हवन रखा जाता है। वो ना हो, कोई तो अधूरी ख्वाहिश जरूर है, जो पूरी होने पर ही तेरे दादा ससुर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अधूरी ख्वाहिश? हाँ,
एक ऐसी ख्वाहिश जो उन्होंने अपने आखिरी दिनों में की थी, जिनके लिए उनकी आत्मा मरने के कुछ दिन पहले काफी तड़पी हो। लेकिन दादाजी की अधूरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? नहीं पंडित जी, पापा जी की तो ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं थी। नहीं प्रमोद जी, पापा जी की अधूरी ख्वाहिश थी। पंडित जी, मेरे ससुर जी खाने के बड़े शौकीन थे और उन्हें खास तौर पर मीठा खाना बहुत पसंद था। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। लेकिन पापा जी के डायबिटीज के कारण डॉक्टर उन्हें मीठा खाने से मना करते थे और वो बेचारे तो बहुत परहेज करके खाते थे। कहते थे कि काश मीठा खाना खा लेता मैं, लेकिन उनकी डायबिटीज इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर ने कहा था उन्हें कि एक मीठा लड्डू उनके लिए एक बोतल जहर के बराबर हो सकता है। अपने आखिर के दिनों में उन्होंने ढेर सारे मीठे पकवान खाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो कल शाम सूर्यास्त के पहले उनकी तस्वीर के आगे सारे मीठे पकवान तैयार करके रख दो और फिर देखो, उनकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिल जाएगी और वो आप लोगों को घर में दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं खुद ही अपने हाथों से ढेर सारे मीठे पकवान बनाऊंगी। माँ जी, आप मुझे लिस्ट बनाकर दे देना कि उन्हें मीठे में क्या क्या पसंद था। ठीक है बेटा, दे दूंगी मैं तुझे लिस्ट। फिर अगले दिन इशिता सारे मीठे पकवान बनाकर दादाजी के फोटो के सामने रख देती है और उस रात को कई दिनों के बाद इशिता सुकून से सो पाती है। अरे वाह इशिता, आज इतने दिनों बाद तुम्हारा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। हाँ पार्थ, अब मैं टेंशन फ्री जो हो गई हूँ। अब दादाजी की आत्मा ने कल रात को वो सारे पकवान खा लिए होंगे और उनकी आत्मा को शांति भी मिल चुकी होगी। इसीलिए अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। चलो ना, इसी बात पर हम आज शाम को कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। अरे नहीं इशिता, आज मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम किसी और दिन चले जाएंगे। तुम्हारे ऑफिस की तो अरे आज हाफ डे ले लो ना प्लीज पार्थ, मुझे घूमने जाने का बड़ा मन कर रहा है। ऊपर से ये मौसम भी कितना सुहाना, मस्ताना और आशिकाना हो चुका है। लेकिन एक तुम हो जो ऐसे मौसम में भी तुम्हें काम करना है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी इस खुशी को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसी बात पर मैं हाफ डे जरूर ले सकता हूँ। बॉस को तो मैं हैंडल कर लूंगा, और रही बात काम की, तो बचा हुआ काम मैं किसी और दिन कर लूंगा। थैंक यू सो मच पार्थ, लव यू। लव यू टू इशिता। फिर इशिता और पार्थ शाम होने पर डिनर पर जाते हैं और कुछ दिन सब सही चलता है। लेकिन अचानक से एक रात जब इशिता अपना फोन देर रात तक इस्तेमाल कर रही होती है, तभी उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है और उसे सुनकर वो झट से हॉल में आ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी यहाँ पर कोई आकर बैठा था और मेरे आने की आहट से वो झट से भाग गया। अरे मैं थी यहाँ पर। माँ जी, आपने तो मुझे डरा दिया। तू भी ना इशिता, इसीलिए कहती हूँ मैं, रात में थोड़ा कम जागा कर। सॉरी माँ जी, वो आज मैं जरा दिन में सो गई थी ना, इसलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं अपने फोन में यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी। चल कोई बात नहीं। लेकिन माँ जी, इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रही थी? वो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं भी जरा घर की घर में ही टहल रही थी, ताकि टहल टहल कर थक जाऊं और उससे मुझे नींद आ जाए। अच्छा। लेकिन गीतांजलि के कमरे में जाते ही इशिता को पर्दे के पीछे से किसी का साया भागते हुए दिखाई देता है। वो कौन था वहां पर? साड़ी दिखी, कहीं घर में कोई चोरनी तो नहीं घुस गई? फिर इशिता उस साए की दिशा में पीछा करती है पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता और फिर वो उसके बाद सो जाती है। फिर 2 दिनों के बाद, ओह नो, मुझे ये सारे पुराने कपड़े पैक करके आश्रम भेजने हैं, लेकिन खाली बक्से तो स्टोर रूम में रखे हैं। एक काम करती हूँ, आज जाकर उन्हें लेकर ही आती हूँ।
फिर जब इशिता ऊपर जाती है तभी वहां बंद कमरे के बाहर अपनी दादी सास को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी जी। हमेशा की तरह इस बार भी इशिता बेहोश हो जाती है। फिर बाद में होश आने पर वो सबको अपने इर्द गिर्द पाती है। ये तुमने क्या नौटंकी लगा के रखी है इशिता? कभी कहती हो कि दादाजी की आत्मा दिखाई देती है और अब कह रही हो कि दादी जी की आत्मा देखी तुमने। वही तो। अरे ये सारा नाटक क्यों कर रही है तू? और ये सब करके तुझे क्या मिलता है? नहीं माँ जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। मैंने हकीकत में दादी जी को देखा और वो स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी और फिर उन्हें देखकर मैं बेहोश हो गई। और माँ जी, मुझे तो अब ये लगता है कि दादाजी के साथ साथ दादी जी की भी आत्मा भटक रही है। दादाजी की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब शायद दादी जी की आत्मा तड़प रही है। हे भगवान, उठा ले मुझे। ये सब क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। देखो बहू, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अरे बंद करो ये सब और सुकून से रहने दो हम सबको। मैं भी यही चाहती हूँ पापा जी कि हम सब इस घर में सुकून से रहें। देखिए, मैं ऐसे भूतिया ससुराल में नहीं रहना चाहती और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जैसे दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिली थी, ठीक उसी तरह दादी जी की भी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उनकी भी कोई ना कोई अधूरी ख्वाहिश जरूर होगी। प्लीज मेरा कहना मानिए, वरना मेरा इस घर में रहना और मुश्किल हो जाएगा। पर बहू। नहीं माँ जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं पहले इन सब पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी और आज ये सब हकीकत में देखकर मैं खुद हैरान हो गई हूँ। प्लीज माँ जी, मुझे दादी जी की अधूरी ख्वाहिश बता दीजिए। मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, वरना वो भी दादाजी की तरह इस घर में भटकती रहेगी। माँ की तो बस एक ही अधूरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को हर तरह से सुखी रख सके। बच्चे? लेकिन माँ जी और पापा जी की तो बस एक ही संतान थी और वो तो आप हो, और आप तो एकदम सुखी हो। नहीं बहू, मैं मोहल्ले के कुत्ते और बिल्लियों की बात कर रहा हूँ। माँ को उन मासूम जानवरों से बहुत प्यार था और उनके जाने के बाद उन सब का हाल बेहाल हुआ होगा। तो फिर ठीक है पापा जी, अब मैं मोहल्ले के सारे जानवरों का ख्याल रखूंगी। उन्हें किसी तरह की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी। फिर देखना, दादी जी खुश हो जाएगी और उनकी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। जरूर उनकी आत्मा उन बेचारे जानवरों में ही अटकी होगी और इसीलिए वो इतना भटक रही होंगी। लेकिन ये अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के बावजूद भी इशिता को दादा दादी दिखना बंद नहीं होते, जिस कारण वो और ज्यादा घबरा जाती है। अब तो इतना सब कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे बंद कमरे के आसपास दादा दादी क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे माँ जी से उन दोनों की मौत की तारीख पता लगानी होगी। हो सकता है कि वो जिस दिन मरे थे उस दिन कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें उनकी जान बसी हो। फिर मैं पंडित जी से खुद ही बात करूंगी और इस बात का पता लगाऊंगी। गीतांजलि से पूछने के बाद इशिता पंडित जी के पास जाती है। देखो इशिता, वो दोनों उस कमरे के आसपास इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो दोनों उसी कमरे में रहते थे और जितना मैं देख पा रहा हूँ, मेरे लिए भी ये अनुमान लगाना कठिन होता जा रहा है कि आखिर उन दोनों की आखिरी इच्छा क्या हो सकती है। आखिर किसमें अटकी है उनकी जान? ये संसार आखिर वो क्यों नहीं छोड़ रहे? हे भगवान, अब तो पंडित जी भी कुछ नहीं बता पा रहे। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने घर वालों का और दिमाग खाया तो वो लोग मुझे घर के बाहर ही निकाल देंगे या फिर सीधे पागल खाने में भेज देंगे। नहीं नहीं, अब एक ही रास्ता है, खुद ही दादी जी की आत्मा से मिलकर उन्हीं से पूछने का कि आखिर उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैं तो उनकी पोता बहू हूँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह से हिम्मत जुटाकर आखिरकार रात में इशिता रसोई से आ रही आवाज के चलते वहां पहुंच जाती है और सामने दादी जी को देखकर वो हैरान रह जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर।
दादी जी, प्लीज मुझे मत मारना दादी जी। मैं तो बस यहाँ आपसे कुछ पूछने आई हूँ। और ये क्या, आप तो मुझे इंसान जैसी लग रही हो। आप तो इंसान ही हो दादी जी। अब जब तू सामने आ ही गई है तो बता देती हूँ कि हाँ, असल में मैं एक इंसान ही हूँ। मैं और तेरे दादाजी ऊपर के बंद कमरे में रहते हैं। क्या? ईशिता की आवाज सुनकर गीतांजलि और प्रमोद भी वहां पर आ जाते हैं। हे भगवान, मैंने आपको कहा था ना माँ जी कि आप जरा सावधानी बरतिए। अब देखिए, सारा राज इसके सामने आ गया। आखिर आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर क्यों रखा माँ जी? ये सब करने की क्या जरूरत थी? माफ कर दे बहू, लेकिन ये सब करने के पीछे हमारी भी मजबूरी थी। हाँ बेटी, अपने सास ससुर को मत कोस। अरे ये सब तो तेरे दादाजी और मेरी ही चाल थी। हम हमारे बच्चों को इस तरह आम जिंदगी जीते हुए देखकर नाखुश थे और हम चाहते थे कि हमारा भी एक बड़ा घर हो और सब कुछ अच्छा हो। इसीलिए हमने मरने का नाटक रचा, ताकि जैसे हमने पॉलिसीज बनाई थी उस हिसाब से हमारे बच्चों को ढेर सारा पैसा मिले और हम लोग अमीर बन जाए। क्या? हाँ बेटा, तेरे आने से पहले हम दोनों इस घर में खुलेआम रहते थे, लेकिन तेरे आने के बाद में हम दोनों ने ऊपर के कमरे में बंद रहने का फैसला लिया। तू भले ही इस घर की बहू है, लेकिन कब किसे तेरे जरिए से सच का पता चल जाए, इसके डर से हमने उस कमरे में ही रहना सही समझा। इसका मतलब वो पार्थ का उस भुट्टे की थैली में दवाइयाँ लाना, जीतू अंकल का पापा जी को कहना कि तू क्या कांड करके अमीर बना है मैं अच्छे से जानता हूँ, और ऊपर के कमरे से कभी कभी सामान की तो कभी टीवी की आवाजें आना और दादाजी का रसोई में दिखना, ये सब इसी के कारण था। हाँ बेटा, उस दिन जब तूने कमरे को खोलने की जिद की, तब हमने फौरन आधे घंटे में माँ जी और पापा जी को अलग कमरे में शिफ्ट किया और वो कमरा साफ करके तुझे दिखा दिया, ताकि तेरा शक कम हो जाए। हमें माफ कर दो बहू, तुझे यही लग रहा होगा कि हमने तुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस असल में सुखी जीवन जीना चाहते थे। माँ पापा तो रात भर जागते थे और दिन भर सोया करते थे, और इसीलिए तुम्हें रात में इतनी आवाजें आती थी। लेकिन उन दोनों को कमरे में बंद करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि उन्हें वहां पर कितनी घुटन महसूस हो सकती है। अरे नहीं बेटा, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये हमारा ही फैसला था। अरे ये लोग तो छोटे से घर में रहने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। और बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अपने ससुराल का ये राज तो किसी को भी मत बता। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे, नहीं तो खामखा सब कुछ बिगड़ जाएगा। माना कि हमने गलत किया है, लेकिन इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई बात नहीं दादी जी, और आप माफी मत मांगिए। अब ये मेरा ही परिवार है और मैं अपने परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन बस एक शर्त पर कि आप दोनों इस घर में खुली सांस लेकर रहोगे और कभी कभार हम सब घूमने भी जाया करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। और इस तरह अंत में इशिता उसके ससुराल वालों का साथ देती है और वो सभी लोग साथ में खुशी से रहने लगते हैं। रेखा से रहा नहीं जाता और उसने फिर से अमित तक पहुंचने की कोशिश की। फिर एक दिन जब अमित शूट करने के लिए कार में बैठकर जा रहा होता है, तभी रेखा उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। रुक जाओ अमित, अमित। रेखा? रेखा को ऐसे देखकर अब अमित हैरान रह जाता है। रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरी गाड़ी के पीछे भागते हुए अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुम्हें? तुम्हें अब भी इन सब की पड़ी है अमित। तुमने मुझे भेजी हुई चिट्ठी में क्या लिखा? क्यों मुझसे अलग हो रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे इस तरह मत छोड़ो अमित, मत छोड़ो। नहीं रेखा, हम दोनों का ये रिश्ता
हमें एक दिन बर्बाद करके रख देगा। और कब तक हम यूं तकलीफ में जीते रहेंगे? और कब तक तुम मेरे इंतजार में रोती रहोगी? और कब तक दुनिया से बचकर हम मिलते रहेंगे? ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और इस सिलसिले का अंजाम केवल दर्द और बर्बादी है। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे वो भी मंजूर है अमित। प्लीज मेरे पास ही रहो। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही ना कि अपने परिवार को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अपनी जिंदगी के अहम लोगों की लिस्ट में मुझे चाहो तो आखिरी दर्जा ही क्यों ना दे दो, लेकिन इस लिस्ट से मत निकालो अमित। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है रेखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम और मैं हमेशा एक दूसरों की यादों में रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं रह पाएंगे। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। खुश रहो और प्लीज रेखा, अपने जीवन में आगे बढ़ो और मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे भी ये सब करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। नहीं अमित, प्लीज मत जाओ ना, हम सब ठीक कर लेंगे। रुक जाओ अमित। अमित वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद रेखा की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वो एक चलती फिरती लाश बन जाती है। मेरी बच्ची, काश ये समझ पाती कि सच्ची मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो पाती। रेखा बेटा, कुछ तो खा ले। अमित तो अब तेरी जिंदगी से जा चुका है। उसने अपनी इज्जत और अपने परिवार को ही चुना। अब रो मत उसके लिए बेटा। अमित कहीं नहीं गया है, वो हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में रहेगा। कहने के लिए हम दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन ये रेखा अपनी अमित को अपने मन से अलग कभी नहीं होने देगी। फिर 2 साल बाद कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमित को बहुत चोट आती है और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। और जब ये खबर रेखा तक पहुंचती है तभी, क्या अमित की जान खतरे में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसके पास जाना होगा। नहीं रेखा, ऐसे हालातों में खुद पर काबू रखो। नहीं अम्मा, आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे वहां अमित को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया है। उसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। और आप यहाँ पर मुझे काबू रखने के लिए बोल रही हो। लेकिन तेरे वहां जाने से क्या हो जाएगा? उसका पूरा परिवार मौजूद होगा हॉस्पिटल में, प्रेस वाले भी होंगे। देख बेटी, अमित भी कभी नहीं चाहेगा कि तुम दोनों के प्यार का ये राज इस तरह सामने आए। और आज अगर तू हॉस्पिटल चली गई तो ये साफ हो जाएगा कि वाकई में तुम दोनों के बीच में प्यार है। जो होना है हो जाए अम्मा, लेकिन मुझे वहां पहुंचना ही होगा। रेखा अपने होश में नहीं होती, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तभी पीछे के गेट पर तेजी खड़ी होती है और वो रेखा को देखकर उसे रोक लेती है। रुक जा रेखा, क्यों आई है तू यहाँ पर? तेजी आंटी, अमित और मैं अच्छे दोस्त हैं और वो जया के पति भी है। उनके साथ अब ऐसा हुआ, ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें देखने आई हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम और परेशानी मत दो। लेकिन आंटी, बस एक बार देखने दीजिए ना मुझे उसे। मैं उसके बाद चली जाऊंगी। पक्का आंटी, लेकिन बस एक बार देखने दीजिए। अरे इतना कलेश उसकी जिंदगी में किया, उसमें कोई कमी रह गई क्या? तेरे आने से पहले हमारा पूरा परिवार सुखी था, लेकिन जब से तू मेरे अमित की जिंदगी में आई है तब से सब कुछ बदल गया है। मनहूस कहीं की, चली जाए यहाँ से। रेखा की आंखों में अब आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे अमित से कोई मिलने ही नहीं देता। लेकिन वो अमित से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसके लिए व्रत धारण करती है और एक महाहवन भी रखवाती है। पंडित जी, ये महाहवन मैंने अमित की सलामती के लिए रखा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ रेखा बिटिया, इस महाहवन से हर वो मुश्किल टल जाती है
जो नामुमकिन लगती है। शुक्रिया पंडित जी, आपने मेरा हमेशा साथ दिया है और मेरे और अमित के रिश्ते के बारे में भी आपने कभी किसी को नहीं बताया। ऐसे ही 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद अमित को होश आ जाता है और तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये जानकर रेखा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अमित ठीक हो गया अम्मा, अमित ठीक हो गया। हाँ बेटा, वो इसके साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बावरी है उसके प्यार में। ना जाने वो प्यार मेरी बेटी को कब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। साल यूं ही बीतते जाते हैं और रेखा अपनी फिल्म करियर में बहुत आगे चली जाती है और वो मुंबई के बांद्रा के इलाके में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा बंगला खरीद लेती है। ये लो अम्मा, इस बंगले का नाम मैंने आपके नाम से रखा है, पुष्पावली, इसीलिए इसके दरवाजे आप ही खोलो। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटकर तूने अपने आप को फिर से मजबूत बनाया और जीवन में तरक्की की। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया अम्मा। अखबार में आ रही रेखा की उन्नति की खबरों के बारे में पढ़कर अमित को भी रेखा पर बहुत गर्व होने लगता है। मुझे पता था रेखा कि मेरे जाने के बाद तुम टूटोगी, लेकिन बिखरोगी नहीं। तुम फिर से खड़ी होकर हिम्मत बांधोगी और आज तुम्हें इतनी ऊंचाई पे देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। लव यू रेखा, मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ। उतने में वहां पर जया आ जाती है और उसे देखकर अमित घबरा जाता है। कहीं जया ने मेरी बातें तो नहीं सुनी होगी ना? क्या हुआ अमित, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो बस अभी अभी कसरत की है ना, इसीलिए पसीने छूट रहे हैं। ओह अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है जया। समय के साथ साथ अब पुष्पावली की तबीयत भी खराब ही रहने लगती है और वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती है। उस दौरान रेखा की जिंदगी में फरजाना नाम की एक शख्सियत आती है। तुम्हारा ये लुक मुझे बहुत पसंद आया फरजाना, तुम एक बहुत अच्छी सेक्रेटरी हो। 1 महीने पहले ही तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया है और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मैम, अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी सेक्रेटरी हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मेरी बहन ही हो और ये घर भी तुम्हारा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे अम्मी अब्बू के जाने के बाद अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इसलिए अब से तुम मेरा परिवार हो। आप जैसा दिल किसी का नहीं है, इसीलिए तो आप रेखा हो। फरजाना आज तक रेखा की सेक्रेटरी है। रेखा तक पहुंचने के लिए हर किसी को पहले फरजाना की इजाजत लेनी पड़ती है और रेखा के सारे राज फरजाना ही जानती है। फिर 1990 की शुरुआती दौर में रेखा की सहेली ने उसे एक बिजनेसमैन से मिलवाया जिसका नाम मुकेश अग्रवाल होता है। हाय रेखा, नाइस टू मीट यू। हेलो मुकेश, नाइस टू मीट यू टू। हर कोई आपको यही कहता होगा, लेकिन सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच मुकेश। अब मुकेश और रेखा के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रेखा अक्सर मुकेश से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाती, तो कभी कभी वो दिल्ली से मुंबई आता। फिर एक दिन, रेखा मैं तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आई लव यू रेखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? मैं जानता हूँ रेखा कि ये सब काफी ऑकवर्ड सा है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखो, तुम अपना समय ले सकती हो। मुकेश की बातें सुनकर रेखा अब चौंक जाती है। मैम, आपको मुकेश सर से शादी कर लेनी चाहिए, हो जाइए ना अब सेटल। हाँ बेटा, कब तक यूं ही अकेली रहेगी? अब बसा लेना अपना घर। मुकेश से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में तेरे लिए बहुत प्यार दिखता है मुझे, और वो तुझे हमेशा खुश रखेगा बेटा। पर अम्मा, मैं आज भी अमित की ही हूँ, तो कैसे बढ़ जाऊँ अपनी जिंदगी में आगे? वो सब मुझे नहीं पता बेटा। मेरे मरने से पहले
मुझे तुझे खुश देखना है, अपने नवासों के साथ वक्त बिताना है। अपनी अम्मा को ये सुख दे दे बेटा। अम्मा। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे भी मुकेश अच्छा लगता है। अमित को अपनी जिंदगी से तू कभी नहीं मिटा पाएगी, लेकिन जिंदगी भर ऐसे रहना तो सही नहीं है ना बेटा। परिवार वालों की बातें सुनकर रेखा जल्दबाजी में शादी करने का फैसला ले लेती है। क्या? रेखा ने शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन जो भी हो, वो जहां भी रहे, जिस किसी के भी साथ रहे, बस खुश रहे, और यही मेरी तमन्ना है। रेखा और मुकेश को साथ में देखकर अमित को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी रेखा की मुस्कान देखकर वो खुश होता है। पर अचानक से शादी के बाद मुकेश और रेखा के बीच में काफी ज्यादा अनबन होने लगती है। मुकेश, तुम बस मुझे अपने दोस्तों से ही मिलवाते रहते हो कि ये देखो मेरी सुपरस्टार वाइफ, ये देखो कितना खुशनसीब हूं मैं। अरे मुझे भी कभी वक्त दिया करो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बस मुझसे दिखावे के लिए शादी की है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो रेखा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझे आज कितना सुना रही हो? मैं भी तुम्हें सुना सकता हूँ। मुझसे शादी करने के बाद भी आज तक तुम उस अमिताभ की यादों में खोई रहती हो। देर रात तक उसकी तस्वीरें देखती रहती हो। ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब? एक वक्त था जब वो मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन अब मैंने अपने आप को एक और मौका दिया है। तुम्हारे साथ शादी की है, लेकिन पुराने घाव भरने के लिए कुछ समय तो लगेगा ना। रेखा से शादी करने से पहले मुकेश एक डिप्रेशन पेशेंट था और वो उसकी गोलियां भी खाता था। उन दोनों के बीच में मतभेद इतने बड़े कि उन्होंने तलाक का फैसला लिया और वो दोनों अलग ही रहने लगे। लेकिन उसके 1 साल बाद मुकेश सर ने फांसी ले ली मैम, वो भी आपके दुपट्टे से। और मरने से पहले चिट्ठी में लिखा है कि मेरी मौत का दोष किसी को भी ना दिया जाए। क्या? ये सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर किसी ने रेखा को ही मुकेश की आत्महत्या की वजह घोषित कर दिया, लेकिन आत्महत्या के 6 महीने पहले से ही रेखा और वो दोनों अलग रहते थे और मुकेश ने फांसी भी ले ली तो किसी और वजह के चलते। दुनिया चाहे लाख बुराई करे, तुझे कितना भी कोस ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मुकेश ने तेरे कारण फांसी नहीं ली है बेटी। अम्मा। पूरी दुनिया ने रेखा को ही विलन समझ लिया और इस हादसे के बाद रेखा बहुत बुरी तरह टूट गई। लेकिन सालों बाद 1998 में एक इंटरव्यू आया जिसे देखकर वो हैरान रह गई। तो बताइए जया जी, क्या अमित जी रोमांटिक है? नहीं। शायद मेरे साथ नहीं। वैसे अमित जी, अगर आप जया जी को रेट करना चाहेंगे तो कितनी रेटिंग दोगे? रेटिंग? ओके, 7। शुक्रिया अमित, बहुत अच्छी रेटिंग दी है आपने मुझे। यू नो व्हाट सिमी, अमित की सबसे पहली प्रायोरिटी उसके माता पिता है, फिर बच्चे, उसके बाद मैं हूँ। वो नहीं, बच्चों के बाद प्रोफेशन, उसके बाद मैं, या फिर प्रोफेशन के बाद कोई और हो, उसके बाद मेरी जगह होगी। क्यों अमित? ये तुम क्या कह रही हो जया? वेल, चाहे कुछ भी हो, मुझे सब मंजूर है। आखिर में ये एक अच्छे पिता और बेटे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। ये इंटरव्यू देखकर रेखा समझ चुकी थी कि अमित और जया के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। ये तो होना ही था। उन दोनों को देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में तो बस नाम का ही रिश्ता रह गया है। काश हम वक्त में पीछे जाकर सब कुछ फिर से ठीक कर पाते। काश तुम मुझे तुम्हारी शादी के बहुत पहले मिल जाते, तो आज सब कुछ ठीक होता। फिर 2002 में जब अमित ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, उस रात वो छत पर जाकर चांद तारों को देखने लगा। आज 11 अक्टूबर है। हर साल की तरह 10 अक्टूबर को तुम्हारा जन्मदिन आता है और अगले ही दिन 11 तारीख को मेरा जन्मदिन। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा कल का दिन बहुत अच्छा गया होगा।
मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी है। तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, मगर किससे कहे हम? कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हम? दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी है। आज तक अमित ने जो भी फैसले लिए बिल्कुल सही लिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मैं और वो, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मीरा अपने कृष्णा की थी और हमेशा रहेगी, और इस मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की दास्तान अधूरी होकर भी पूरी है। घर आने के बाद कार्तिक कांता को सारी बातें बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, आ गया मुन्ना, अच्छा हुआ, ये देख, तुझे देखने के लिए लड़की वाले आए हैं। क्या? आओ ना बेटा, बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। हेलो कार्तिक, मैं शनाया। हाय शनाया। भैया, शनाया आपको पसंद आई या नहीं? मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। मेरी सहेली जो है। ये सब देखकर कार्तिक एकदम हैरान रह जाता है और आखिरकार रिश्ता पक्का भी हो जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद, अरे माँ, कम से कम आप मुझे बता तो देती कि मुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, और आपने ये फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लिया? लेकिन मुन्ना, तू तो दूसरी शादी के लिए राजी था ना, तो फिर अब क्या हुआ? और नहीं तो क्या। चलिए भैया, अब ज्यादा नखरे मत कीजिए, बस अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। तेरे और उस दीपिका के तलाक के बाद ही ये शादी हो पाएगी, लेकिन उससे पहले हम सगाई कर लेंगे। क्यों मनोहर जी? तुम्हें जो करना है करो कांता, और तुम तो मुझे ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मेरी सारी बातें मानती हो। अरे आप फिर से शुरू मत हो जाइए। अभी जाइए, आप ना वो दोस्तों के पास ही सही हो, वहीं पे चले जाइए। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं माँ, अब जल्द ही घर में एक नई बहू आएगी, और वो भी मेरी सहेली ही होगी। लेकिन जब दीपिका को कार्तिक की शादी के बारे में पता चलता है, तभी उसे बहुत दुख होता है। लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। कितनी उम्मीदों के साथ मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन वहां उसने क्या क्या कह दिया। मुझे तो अब उसका नाम लेने में भी घिन आ रही है। बहुत नफरत हो रही है मुझे उससे। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू बार बार उसके बारे में मत सोच बेटी। हाँ माँ, जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने पिछले हफ्ते जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू ऑनलाइन दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई हूँ माँ। क्या? अरे वाह बेटी, बधाई हो। ऐसी ही तरक्की करती रहे। हाँ माँ, अब 10 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग भी है। बहुत बड़ी कंपनी है वो। क्या बात है बेटा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी जाकर कान्हा जी के लिए माखन का भोग चढ़ा कर आती हूँ। हाँ माँ। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। वहाँ कार्तिक और शनाया की सगाई होने वाली होती है, और यहाँ दीपिका की जॉब का पहला दिन होता है। वो अपने जॉब के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसे कार्तिक की पड़ोसन मिलती है। अरे दीपिका बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? हम तो 4 दिन पहले ही गांव से आए हैं, लेकिन तू हमें वहां पर नहीं देखी बेटा। आखिर कहाँ पर थी तुम? वो निर्मला काकी, अब मैं वहां पर नहीं रहती। अब नहीं रहती मतलब ये है कि मैं और कार्तिक एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। हे भगवान, ये सब तुम क्या बोल रही हो बेटी? लेकिन ये सब कैसे हुआ?
वो दरअसल। फिर दीपिका निर्मला को सारी सच्चाई बताती है कि किस कारण से वो झगड़ा हुआ और दीपिका को ससुराल छोड़ना पड़ा। बाप रे दीपिका, मैं उस दौरान गांव गई थी, अभी 4 दिन पहले ही आई हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तभी मैं सोचूं कि आज घर की सजावट क्यों हो रही है। इसका मतलब कार्तिक की दूसरी लड़की के साथ आज सगाई होने वाली है। हाँ काकी, अब मैं अपनी माँ के पास ही रहती हूँ और आज मेरी नई जॉब का पहला दिन है। बहुत खूब बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने वो लड्डू नहीं फेंके होंगे, क्योंकि तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। शुक्रिया काकी जी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। अरे क्यों नहीं करूंगी बेटा, तुम तो अपने पड़ोसियों के लिए भी दिल में कितना प्यार रखती हो, तो घर वालों के लिए कितना करती होगी। और निधि ऐसी हरकत करेगी, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर, इन सब में उन लोगों का ही नुकसान है, उन्होंने एक हीरे जैसी बहू को खो दिया आज। हाँ काकी जी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे मिलती रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया काकी जी। फिर रात में, अरे कांता बहन, शनाया कब से तैयार होकर बैठी है, अभी तक कार्तिक का पता भी नहीं है। पंडित जी भी अभी 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ पता है जया बहन, लेकिन पता नहीं मुन्ना कहाँ पर रह गया, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। ओह नो, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। बस कार्तिक जल्दी से आ जाए और आज हमारी सगाई हो जाए। अरे घबराओ मत बेटी, वो आता ही होगा, कार चला रहा होगा। हे भगवान, बस आज कोई गड़बड़ ना हो जाए और आज भैया और शनाया की सगाई हो जाए। उधर दीपिका भी अपने ऑफिस से घर लौट रही होती है और तभी उसे सुजाता का फोन कॉल आता है। अरे दीपिका बेटा, कहाँ रह गई तू? बाहर कितनी तूफानी बारिश हो रही है, शहर के सारे रास्ते में पानी भी भर चुका है। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के एरिया में इतना पानी नहीं भरा हुआ है और आप न्यूज़ देखकर अपना बीपी हाई मत कीजिए। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और अभी थोड़ी ही देर में घर पहुंच भी जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एक तो आज तेरा व्रत है और तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से आ जा। मैंने गर्मा गर्म खाना बना के रखा है। हाँ माँ, मैं रास्ते में ही हूँ। दीपिका रास्ते से चलने लगती है कि तभी उसे खाली पेट रहने की वजह से चक्कर आती है और वो वहां पर सड़क के बीचों बीच बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से कार्तिक भी उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए आता है और वो दीपिका को बीच रास्ते में बेहोश देखकर घबरा जाता है। दीपिका, दीपिका, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे ये तो बेहोश हो चुकी है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर कार्तिक दीपिका को अपनी बाहों में उठाता है और वो उसे लेकर घर पहुंचता है, जहां पर उसे देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है मुन्ना? तूने इस लड़की को यहाँ पर क्यों लाया है? माँ, इतनी भी बुज़दिल मत बनिए। आप देख नहीं रही क्या कि ये बेहोश हो चुकी है और इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। पर बेटा, ये तुझे कहाँ मिली? सड़क पर बेहोश हो पड़ी थी पापा। ये सब इसका नाटक है, जानबूझकर भैया की गाड़ी के सामने बेहोश हो गई है ताकि ये फिर से इस घर में आ जाए और भैया की सगाई रोक दे। चुप रहो निधि। और मुन्ना, तूने इसे यहाँ लाकर एकदम सही किया है। जा, इसे कमरे में लेकर जा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ पापा। फिर मनोहर डॉक्टर को बुलाता है और वो दीपिका को इंजेक्शन और दवाइयाँ देता है। इन्हें बहुत तेज बुखार है और अगले 15 घंटों तक इन्हें अकेला मत छोड़िए और थोड़ा हल्का खाना खिलाकर इन्हें दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कांता बहन, अब तक हमने बहुत तमाशा देख लिया, लेकिन अब हमें इस घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। और नहीं तो क्या, चलो यहाँ से माँ,
अरे रुक जाइए जया बहन, ये चली जाएगी यहाँ से। हम सगाई कर लेते हैं। शनाया, रुको ना शनाया, गई भैंस पानी में। ये सब इस भाभी की वजह से ही हुआ है माँ। हाँ निधि, उसे अब ठीक होने दे, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। उस लड़की का बदन तप रहा है और वो कोई नाटक नहीं कर रही। तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। इतना कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। माँ, अब फिर से भाभी इस घर में रहकर भैया को हमसे दूर कर देगी। मुझे तो अभी से बहुत घबराहट हो रही है माँ। तू घबरा मत निधि, मैं हूं अभी जिंदा। अब इस घर में या तो ये लड़की रहेगी या फिर मैं रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर मेरा मुन्ना किसे चुनता है। नहीं माँ, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि भावनाओं में बहकर भैया गलत फैसला ले लेते हैं। आप ऐसा कुछ करना जिससे भाभी ही यह घर छोड़कर चली जाए। इधर कार्तिक सुजाता को फोन करके सारी बातें बताता है कि दीपिका उसी के साथ है और वो रात भर जागकर दीपिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। फिर अगली सुबह पड़ोसन निर्मला मनोहर को फोन करके बुला लेती है। क्या हुआ निर्मला भाभी, आपने मुझे इतनी सुबह सुबह फोन करके क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है मनोहर भाई साहब। क्या दिखाना है भाभी? फिर निर्मला मनोहर को एक फुटेज दिखाती है जिसमें निधि ने ही वह लड्डू बाहर फेंके होते हैं। ये क्या? ये तो निधि ही है। हाँ भाई साहब, कल मुझे दीपिका मिली थी और उसने मुझे सब कुछ बताया और मुझे पूरा यकीन था कि दीपिका जैसी दिलदार लड़की ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। और हमारे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए मैंने रात भर बैठकर उस हफ्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और देखिए, ये रहा सबूत। मुझे भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि दीपिका ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा। धन्यवाद भाभी जी, आपके कारण अब मेरे बेटा बहू फिर से एक हो जाएंगे और आज आप ही के कारण मेरे बेटे की शादी टूटने से बच गई। धन्यवाद मत कीजिए भाई साहब, हम इतने सालों से पड़ोसी रहे हैं और आपका बेटा बहू मेरे भी बेटा बहू ही हुए ना, इसलिए आपको ये सच्चाई बताना मेरा फर्ज था। जी भाभी जी। अब जाइए, जल्दी से जाकर सबको ये फुटेज दिखाइए और बचा लीजिए दीपिका और कार्तिक की शादी को। फिर मनोहर घर आता है और सबसे पहले वो निधि को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मनोहर जी, सुबह सवेरे आखिर कौन सा नशा करके आए हो आप, जो अपनी ही बेटी को बेवजह मार रहे हो? अरे इस लड़की ने जो भी किया है ना, उसे देखकर तुम भी इसे मारोगी। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने ये क्या गुल खिलाया है। फिर मनोहर घर में सबको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब निधि ने ही ये सब किया था? तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई निधि? वो फुटेज देखकर कांता भी अब निधि को एक थप्पड़ मारती है। देखा, मैंने कहा था आप सबको, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं किया। माफ कर दे बहू, हमसे गलती हो गई। अरे मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही ऐसा कुछ कर सकती है। अरे गुस्से में तू इतनी अंधी हो गई कि तुझे सही और गलत के बीच का फर्क ही नहीं समझ आया। ये सब तूने बहुत गलत किया है निधि, और इसकी अब सजा यही है कि ये इस घर में नहीं रहेगी। कांता बिल्कुल सही कह रही है। अब हमारे लिए तू मर चुकी है, क्योंकि तूने अपने ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। अरे कम से कम एक बार अपने भैया की खुशियों के बारे में तो सोच लेती निधि। आखिर ये सब करके तुझे क्या मिला? मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने ये सब जलन और गुस्से के मारे किया है, क्योंकि मुझे भाभी से नफरत होने लगी थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो भैया को हमसे अलग करना चाहती है। इसीलिए मैंने उन्हें ही हम सबसे अलग करने के लिए ये चाल चली। बेशरम कही की, बताते हुए भी तुझे ये शर्म नहीं आती क्या? मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन एक आखिरी मौका दे दो मुझे।
मैं सच में अपनी सारी गलतियां सुधारूंगी। लेकिन प्लीज माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। नहीं निधि, अब तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। चल निकल जा यहाँ से। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर निधि घर से बाहर जा ही रही होती है कि तभी दीपिका उसे रोक लेती है। रुक जाओ निधि, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन बहू। नहीं माँ जी, मुझसे पहले ये घर निधि का है और निधि ने जो भी किया है वो गलत था और उसे इस बात का एहसास हो चुका है। गलतियां तो हम सबसे होती है माँ जी, और अगर बड़े ही छोटों को गलतियां सुधारने का मौका नहीं देंगे तो कौन देगा माँ जी। निधि, तुम यहीं पर रहोगी, लेकिन तुम्हें एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना होगा। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी किसी के लिए मन में बुरे भाव नहीं रखूंगी और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। इस तरह से दीपिका के कहने पर सभी लोग निधि को माफ कर देते हैं और निधि भी अब सुधर कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है।